गुड मॉर्निंग। अभी हम चर्चा कर रहे थे मानव पर्यावरण संबंधों के बारे में। तो इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में हमने देखा और इसका जो इन्वायरमेंटलिज्म या पर्यावरणवाद या निश्चयवाद जो इसकी एक विचारधारा, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ये जर्मन विचारधारा थी जिसके बारे में जिसको विकसित करने का कार्य हमबोल्ट, रेटजेल और रिटर मोदिया ने किया। तो ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मानती थी और एक तरीके से इन विद्वानों का ये कहना था कि पर्यावरण ने मनुष्य को पैदा किया है और मनुष्य के जो कार्य है वो पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से निश्चयवादी जो दृष्टिकोण था उसके अंतर्गत ये बताया गया कि मनुष्य जो है वो स्थान विशेष के पर्यावरण के हिसाब से, स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से ही कार्य संपादित करता है। और मनुष्य क्या करेगा इसका डिसीजन प्रकृति लेती है कि किस स्थान पर रहने वाला मनुष्य कृषि कार्य करेगा या आखेट के माध्यम से जीवन यापन करेगा या कोई अन्य प्रकार की गतिविधि करेगा, उसका पहनावा किस प्रकार का होगा। यानी इसमें प्रकृति के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है और मनुष्य उसी सीमा में रह करके कार्य करता है। ऐसा निश्चयवादी विद्वानों का सोचना था। कालांतर में फ्रेंच संप्रदाय की संभववादी विचारधारा जो है वो अस्तित्व में आई और उसके अंतर्गत ये कहा गया भी मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है या प्रकृति के द्वारा निर्धारित सीमा में ही रहकर कार्य करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। प्रकृति मनुष्य को कई सीमाएं देती है, कई संभावनाएं देती है और मनुष्य उन संभावनाओं का स्वामी होता है। तो वह इन संभावनाओं में से किसी एक संभावना को चूज कर सकता है और फिर उसके हिसाब से कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार की विचारधारा को संभववादी विचारधारा के नाम से जाना गया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि प्रकृति में बहुत सारी संभावनाएं मौजूद होती है और मनुष्य उन संभावनाओं का स्वामी होता है और उन संभावनाओं में से किसी एक को चूज करके उसके हिसाब से अपना विकास करता है। तो ये जो संभववादी विचारधारा थी ये भूगोल के फ्रेंच संप्रदाय से संबंध रखती है और इसके जो प्रमुख विद्वान हैं उनमें विडाल डी लाप्लास है, जीन ब्रून्स है, लिप्ले महोदय है। इन विद्वानों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो हम देखते हैं संभववाद। पर्यावरणवाद की विचारधारा के अंतर्गत यह अनुभव किया गया कि मनुष्य की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियाँ नियंत्रित नहीं कर सकती वरना मात्र प्रभाव डाल सकती है। इस उपागम के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावना या पॉसिबिलिटीज़ प्रस्तुत की जाती है और मनुष्य अपनी छांट या चॉइस के द्वारा उनका उपयोग कर सकता है। संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ। इसके जन्मदाता विडाल डी लाप्लास थे। संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग ला फेब्रे ने किया। उनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव प्रकृति के द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है तथा उनके प्रयोग का निर्णायक होता है। संभववाद किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति में प्रत्येक संभावना के दर्शन पर आधारित है। इसी संदर्भ में ला फेब्रे ने लिखा है कि देयर आर नो नेसेसिटीज़ बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज़ एंड मैन इज मास्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इज द जज ऑफ देयर यूज। तो इसमें मनुष्य को संभावनाओं का स्वामी बताया गया। संभववादी उपागम के जनक ब्लास ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत जो 1922 में लिखी है उसमें पर्यावरणीय संबंधों में संभववादी उपागम के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उनके अनुसार प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में है। प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए मनुष्य बाध्य नहीं है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसमें आवश्यक परिवर्तन करके और अपनी क्षमता के हिसाब से उसमें आवश्यक परिवर्तन करके और किसी बात को या किसी संभावना को अपना लेता है। तो इस प्रकार से संभववादी जो विचारधारा थी इसके प्रमुख विद्वान जो है ला फेब्रे महोदय है, ये जो ला फेब्रे है, ब्रून्स है और ये विडाल डी लाप्लास हैं, इन विद्वानों ने इसको आगे बढ़ाया।
कार्ल ओटविन शोर महोदय ने भी मानवीय कौशल तथा क्षमता को महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा के अनुकूल बल दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक कल्चरल ज्योग्राफी में नियतिवाद के बारे में कहा कि वे नियंत्रण के बदले प्रभाव और प्रभाव के बदले समायोजन शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। इसी प्रकार ब्लास के शिष्य जीन ब्रूंज ने भी संभववाद के समर्थक के रूप में वे मानते थे कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभावों को चुपचाप सहन नहीं करता, वरना उसमें परिवर्तन करने में क्रियाशील रहता है। प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता हुए हैं ईसा बोमेन महोदय। उन्हें संभववादी विचारधारा के समर्थन करते हुए अपनी पुस्तक द पायोनियर फ्रीइंग में लिखा है कि द जियोग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर फिक्स्ड ओनली इन द नैरो एंड स्पेशल सेंस ऑफ द वर्ल्ड। द मोमेंट वी गिव them human associations, they are changeful as itself। तो इसी प्रकार प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक जो हीगल महोदय है, उन्होंने भी पर्यावरणीय नीतिवादी जो विचारधारा थी उनके ऊपर तो इसका इतना ऋणात्मक प्रभाव पड़ा था कि उन्होंने कहा कि मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात मत करो। जहाँ पहले यूनानी लोग निवास करते थे वहाँ वर्तमान में तुर्क लोग रहते हैं और यही तथ्य इस मामले को समायोजित कर देता है। डिमांजिया ने भी मानव शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए और बताया कि मानव द्वारा वातावरण के परिवर्तन महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार मानव ने संचार के साधनों के द्वारा पाताल तोड़ कुओं एवं नदियों के नियंत्रण द्वारा मानवीय भोजन के लिए नए पौधे के विकास द्वारा वातावरण में परिवर्तन किए हैं। अभी संभववादी विचारधारा की भी कालांतर में आलोचना होने लगी। तो इसमें आलोचनाओं के आधार प्रमुख ये हैं। संभववादी विचारकों ने प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया, जिस कारण उन्हें अनेक स्थानों पर आलोचना का शिकार होना पड़ा। संभववाद के कट्टर समर्थक लाफिब्रे ने भी पर्यावरणीय शक्तियों को स्वीकार कर लिया था। वे लिखते हैं कि मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभावों से कभी भी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं रह सकता। मैन कैन नेवर इंटायरली राइट देमसेल्व्स वट एवर दे डू ऑफ द होल्ड देयर एनवायरनमेंट हैज़ ऑन देम। तो संभववादी प्राकृतिक शक्तियों को नगण्य समझने लगे थे, लेकिन कुमारी शैम्पुल का कथन इस संदर्भ में उपयुक्त सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने विषय का कोलाहल करता है, जबकि प्रकृति अपना कार्य मौन रहकर करती है। लेकिन वर्तमान समय में प्रकृति मानवीय क्रियाकलापों को सहन करने की सीमा लांघ चुकी है, अतः ये प्रभाव बड़ी आवाज़ के साथ प्रकट हो रहे हैं। विभिन्न संभववादी विचारकों ने इस कथन का पुरजोर समर्थन किया है कि मानव एक महान शक्ति है जिससे वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में प्रमुख संभववादी विचारक ब्रूंज ने कहा है, क्योंकि मानव प्रकृति पर निवास करता है, वह पृथ्वी पर निर्भर करता है। इस प्रकार स्वयं संभववादी विचारकों ने यह स्वीकार कर लिया कि मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ही मानव विकास करता है। अतः स्पष्ट है कि न तो प्राकृतिक शक्तियाँ सर्वोपरिता, नहीं मानव प्रकृति का विजेता। दोनों के आपसी संबंध एवं परस्पर समायोजन पर आधारित तथा भूगोल का मूल उद्देश्य प्राकृतिक तथा मानवीय शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करना है। इसके पश्चात एक मध्य मार्गी विचारधारा के रूप में नवनिश्चयवाद जो है वो सामने आई। तो इस नवनिश्चयवादी विचारधारा को विकास करने में ब्रिटिश और अमेरिकी विचारधारा का योगदान, ब्रिटिश और अमेरिकन विद्वानों का इस विचारधारा के विकास में प्रमुख योगदान रहा। एक ग्रिफ्थ टेलर नामक विद्वान हुए हैं, जिन्होंने इसे रुको और जाओ का नीतिवाद कहा। उन्होंने कहा कि प्रकृति जो है उसकी स्थिति यानी मनुष्य जो है वो प्रकृति के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर वो उसके साथ में समायोजन करेगा तो यह स्थिति उसके लिए बेहतर होगी। और इसका उदाहरण उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से दिया है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही है, वो वाहनों की गति तो रोक सकता है लेकिन दिशा नहीं मोड़ सकता। जिस तरफ उनको जाना होता है उसी तरफ जाते हैं वो, तो उसकी गति को रोक सकता है और धीमा कर सकता है, वापस शुरू कर सकता है। उसी प्रकार से प्रकृति भी मनुष्य को उसका जो विकास है उसमें उसके गति को मंद, या जो मनुष्य जो है
वो विकास की गति को मंद या तीव्र करने में सक्षम है, अपितु वह जिस दिशा में कार्य हो रहा है उसकी दिशा नहीं मोड़ सकता वह। तो इस प्रकार से उन्होंने इसे रुको और जाओ का नीतिवाद कहा है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही भी व्हीकल्स को रोक लेता है और उसके बाद में जाओ का इशारा कर देता है जाने के लिए। तो इस प्रकार से प्रकृति और मनुष्य का जो संबंध है वो सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए और उनमें परस्पर सामंजस्य होगा, यही स्थिति उत्तम है। और मनुष्य को प्रकृति पर विजेता बनने की या विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उसे प्रकृति के साथ में सहयोग से रहने की आवश्यकता है। और अगर वह बुद्धिशील प्राणी है तो वह प्रकृति के साथ में सहयोग करे और प्रकृति को हानि न पहुंचाते हुए अपना विकास करे, और यही विकास जो है वो सर्वोत्तम विकास की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से ग्रिफ्थ टेलर महोदय ने अपने नवनिश्चयवादी विचारधारा में ये व्यक्त किया कि मनुष्य को प्रकृति की अवहेलना न करके उसके साथ में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, जिससे कि होने वाला विकास जो है वो गुणात्मक होगा और मनुष्य के सामने किसी प्रकार की हैजार्ड्स पैदा नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। तो ये संभववाद और नवनिश्चयवाद की दोनों विचारधाराएं पूर्ण होती है, और आगे हम अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।